नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस तरह देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस लेक्चर में कंप्लीट हम जानेंगे राज्यपाल के बारे में। दोस्तों, ये मैं जिस तरह से डेली आपको लेक्चर करवा रहा हूँ, उस हिसाब से मेरा नेक्स्ट ये लेक्चर है। जैसे जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे राज्य में राज्यपाल होता है, राज्य का मुखिया होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। आप सभी जानते हैं, जैसे केंद्र में संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति है, उसी तरह राज्य में संवैधानिक मुखिया कौन है? राज्यपाल है। लेकिन जो वास्तविक में पावर है वो केंद्र में किसी के पास है? पीएम के पास है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और सेंटर में जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अंदर जो पावर है वो किसके पास है? सीएम के पास है, चीफ मिनिस्टर। जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास पावर होती है। वास्तविक मुखिया वही होता है। इसीलिए यहाँ पे संवैधानिक मुखिया, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो वहाँ पे आपको राज्यपाल टिक करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का वास्तविक मुखिया कौन है, तो वहाँ पे आपको सीएम करना है। ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अब कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जिनके बारे में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो जो अनुच्छेद आपका 153 है वो बताता है पद के बारे में। ठीक है, कि हाँ, अनुच्छेद 153 में लिखा है कि एक राज्यपाल का पद होगा। अनुच्छेद 153 जो है उसमें कहता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, यानी कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल रहेगा। और 152 में उसके पद के लिए बताया गया है कि राज्यपाल का पद रहेगा। 153 में बताया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल रहेगा। अब एक से अधिक राज्य, यानी कि 2 राज्यों पर भी एक राज्यपाल हो सकता है, 3 राज्यों पर भी एक राज्यपाल हो सकता है, जैसे कि पीछे हमारे देश में होता रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये संविधान में इस तरह का लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है 154 में लिखा है कार्य एवं शक्तियाँ, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नियुक्ति की बात करें, 155 अनुच्छेद में नियुक्ति के बारे में लिखा है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जरूर होती है, लेकिन केंद्र सरकार की और जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह रहती है। मंत्री परिषद में आपके जितने भी कैबिनेट मंत्री वगैरह है और आपकी पूरी परिषद आ जाती है, यानी इसके अंदर जितने भी मंत्री वगैरह रहते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मंत्री परिषद की सलाह पर उसमें जो सलाह ली जाती है कि किसको बनाया जाए, फिर राष्ट्रपति को वो बताते हैं कि हमें फलां बंदे को बना देना चाहिए। तो राष्ट्रपति उनको एक मंजूरी जो है वो दे देता है और उसको सभी के जो शपथ है वो उस तरह से दिलवा देते हैं। अब बात करें तो अगर जो कार्यकाल है 156 में, अनुच्छेद 156 में कार्यकाल के बारे में दिया है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पे जो 156 अनुच्छेद है उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब से है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, अन्यथा जब राष्ट्रपति ने चाहा तब उनको अपने पद से हटाया जा सकता है या फिर कहीं और उनको शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे हाल ही में आपने देखा कि जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे उनको हटा करके और सीएजी बना दिया गया है, और जो मनोज सिन्हा जी थे उनको क्या कर दिया गया? उपराज्यपाल का पद दे दिया गया है। उसी तरह से पहले हुआ था, जो मुर्मू जी बनाए गए थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने जिनकी जगह ली थी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो चाहें तो हटा सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है, क्योंकि ये संविधान में दिया गया है। अगर कंटिन्यू रहे तो 5 साल तक उनका कार्यकाल होता है। 5 साल के बाद उनको या तो हटना पड़ेगा या चेंज होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 5 साल कोई भी राज्यपाल लगभग टिकता नहीं है। इनको चेंज इधर उधर करते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो राष्ट्रपति उनका आता है और उनका राष्ट्रपति आते ही उनको बदल देता है। इस तरह से रहता है। आगे अनुच्छेद जो है वो आपके 157 और 58 है, जो योग्यता को बताते हैं। और योग्यता मेनली जो हमारे पीछे हमने जितने भी लेक्चर्स में पढ़ी है, सेम योग्यता वही रही है। क्या योग्यता है? भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी की हो। यहाँ आप देखना, गौर से देखने वाली बात यह है, यहाँ पे जो आयु है वो 35 वर्ष दी गई। ठीक है। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से मतलब है कोई सरकारी विभाग में कार्यरत न हो। संसद 4 नंबर पर दिया है, संसद विधानमंडल के सदस्य न हो। यदि हैं तो राज्यपाल जब बनते हैं इस्तीफा देना पड़ेगा। इस वाक्य से मतलब ये है कि जब आप राज्यपाल बन रहे हो या बनने की कगार पर हो, तो उस समय आप संसद के सदस्य, ना ही तो राज्यसभा के एमपी हो, ना ही आप लोकसभा के एमपी हो, ना ही तो आप राज्यसभा के एमपी हो, और ना ही लोकसभा के एमपी होने चाहिए, और ना ही विधानमंडल के सदस्य, यानी कि जो आपकी विधान परिषद है या फिर विधान सभा है, इनमें से किसी के आप सदस्य, इन चारों में से किसी के सदस्य नहीं होने चाहिए। संसद और विधानमंडल के सदस्य ना होने चाहिए। अगर आप सदस्य हैं और राज्यपाल भी बनना चाहते हैं तो आपको इन सभी से इस्तीफा, या तो एमपी से या फिर एमएलए से, विधायक से या सांसद से आपको इस्तीफा देना रहेगा, तभी आप जाकर के क्या हो सकते हो,
बन सकते हो क्या, राज्यपाल। ठीक है, तो ये 157 और 58 में योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 159 159 की बात करें तो यहाँ पे शपथ के बारे में दी गई है। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो उनको शपथ कौन दिलाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो जिस राज्य में हाई कोर्ट रहता है, जैसे अलग अलग हमारे राज्य में कलकत्ता हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उस तरह से हाई कोर्ट का राज्य जो रहता है हाई कोर्ट में, वही हाई कोर्ट के रहते हैं। ठीक है, तो आप इनको और बताना मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके चीफ जस्टिस हैं, उनको कौन दिलाता है शपथ। अब बात करते हैं 159 की। 159 हमने कर लिया, 161 की बात करते हैं, क्षमादान। इनको एक शक्ति दी गई है, जो आप इस शक्ति को क्षमादान में काउंट करते हैं। तो ये शक्ति, ये राज्य सूची के विषय जो होते हैं उनके ऊपर ये इस शक्ति का अपना विवेक लेकर के उसमें अपना जो मत है वो दे सकते हैं। और इसमें इनको एक शक्ति यह है, जैसे राष्ट्रपति महोदय को दी गई है कि वे मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इनको ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई, ये मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, केवल राज्य के विषय पर। मान लीजिए किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कर दिया, वहाँ पे किसी अपराधी को सज़ा दे दी कि उनको मृत्युदंड की सज़ा है, तो लेकिन यहाँ पे ये इस मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते, किसी की सज़ा को कम कर सकते हैं, किसी की सज़ा को बढ़ा सकते हैं, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की बात करता है। विधानसभा कार्य न करती हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए अभी ये जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रही है, मान लीजिए कोरोना है अभी, तो इस समय में अगर विधानसभा नहीं चलती होती है, मान लीजिए बिल्कुल ही बंद है विधानसभा, तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा कि राज्यपाल अपने मत से अध्यादेश जारी करेंगे, और उस अध्यादेश से वो कोई भी अगर ज़रूरी कानून है, मान लीजिए कोई ऐसा कानून बनाना है जिसमें देश के जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए कोई कोरोना काल में बहुत अच्छा कानून बनाना है, या विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा कानून बनाना है, तो उसमें ये अपना कोई भी कानून हो सकता है, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया, तो उसमें क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे और वो कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, और सेम जो है वो कानून बन जाएगा और फिर वो पूरा अपना प्रभावी रूप से काम करेगा, अगर ज़रूरी है तो ही ऐसा किया जाता है। और सेम जो केंद्र सरकार है वहाँ पर राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं, और ये अनुच्छेद 123 में रहता है। 123 213 आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। 123 213 यानी कि एक का फेरबदल होना है, यहाँ पे एक बाहर निकलेगा, यहाँ पे यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ अंदर बाहर निकल के यहाँ बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ अंदर पड़ा रहेगा और यहाँ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ आपको आगे रखना है, तो ये केंद्र का हो जाएगा। 1 नंबर पे राष्ट्रपति होता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 नंबर पे राष्ट्रपति है तो 1 2 3। ठीक है, और इसको फिर आपको याद हो ही जाएगा कि राज्यपाल का ये काम रहता है। नेक्स्ट हमारी अगर हम बात करें तो ये अध्यादेश जब निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जब भी विधानसभा की अगली बैठक हो तो 6 सप्ताह के में अध्यादेश पारित करना आवश्यक है। मान लीजिए आपने कोई अध्यादेश बना लिया, कोई बिल जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने पास करके और अपने से अध्यादेश बना लिया। बिल तो कहीं पास वगैरह तो होना नहीं है, क्योंकि आपकी विधान परिषद और विधानसभा तो चल नहीं रही है, तो आपके विवेक से उन्होंने बनाया। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, इस जब भी कभी अगली बैठक होगी, मान लीजिए कोरोना ख़त्म हो गया या कोई भी ऐसी स्थिति आई, विपरीत परिस्थिति जो वो ख़त्म हो गई, और अब विधानसभा क्या करेगी, विधानसभा अपनी पहली बैठक में आई, तो विदिन 6 वीक यानी कि 1.5 महीने में 45 दिन में आपको यहाँ पे 6 वीक लिखे गए हैं, तो आप 6 वीक ही लिखना। तो 6 वीक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस अध्यादेश को पारित करके कानून बनाना जरूरी है, इस बिल को पास करना जरूरी है। ठीक है, अनुच्छेद 333 क्या कहता है, एंग्लो इंडियन विधानसभा के अंदर जो राज्यपाल हैं उनको एक आर्टिकल 333 में यह दिया गया है कि वो एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय 2 सदस्यों को, लोकसभा में 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है 331 में, वो 333 में है और 331 में, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 333 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय 2 लोगों को मनोनीत करते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से। अब बारी आती है अनुच्छेद 154 की। अनुच्छेद 154 में क्या दिया, शक्ति एवं कार्य, क्या क्या शक्ति हैं, क्या क्या कार्य हैं वो दिए गए हैं। शक्तियाँ क्या क्या हैं, कार्यकारी शक्तियों की अगर हम बात करें, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, फिर उनकी विधायी शक्तियाँ हैं, अलग अलग पावर जो दी रहती हैं। कार्यकारी शक्तियों में क्या है, CM की नियुक्ति करते हैं, मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करते हैं। कैसे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, आपने देखा होगा
हाल ही में जिन राज्यों में जो सीएम बने हैं, जैसे अगर हरियाणा के सीएम की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के सीएम की बात करें, या फिर महाराष्ट्र के अंदर जो ठाकरे साहब बने हैं उनकी बात करें, या फिर इधर आपके राजस्थान में अशोक गहलोत जी, और इधर अलग अलग स्टेट में जैसे बने हैं, तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो वहाँ का जो रहेंगे राज्यपाल रहेंगे वो उस सीएम को नियुक्ति करेंगे, उनको शपथ दिलाएंगे, और उसके बाद सीएम के कहने पर ही मंत्रिपरिषद को, यानी कि सीएम कहेंगे कि मेरे को फलां बंदा वित्त मंत्री चाहिए और फलां बंदा शिक्षा मंत्री चाहिए, फलां स्वास्थ्य मंत्री चाहिए, तो उनके कहने पर ये अपनी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। राज्य वित्त आयोग, जैसे हमारे सेंटर में वित्त आयोग, जैसे वो हमारे निर्मला सीतारमण जी अभी वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, उसी तरह राज्य के जो वित्त आयोग के मंत्रालय संभालेंगे उनको जो आयोग के रहेंगे सदस्य उनको नियुक्त करने की ये राज्यपाल कार्य करते हैं। राज्य के लोक सेवा आयोग, जैसे हमारे सेंटर के अंदर यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे स्टेट में क्या होता है, पीसीएस होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का होता है, स्टेट पीसीएस होता है। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके जो भी अध्यक्ष वगैरह रहेंगे, हेड रहेंगे, उनकी नियुक्ति कौन करता है, जो हमारे राज्यपाल हैं वो करते हैं। राज्य के जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं उनके जो कुलपति होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी कुलपति की नियुक्ति जो राज्यपाल है वो करते हैं। लेकिन ये कुलाधिपति खुद होते हैं, राज्य के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं, राज्यपाल खुद होते हैं, और जो कुलपति हैं उनकी नियुक्ति ये करते हैं। राज्य के चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं। जिला के जो भी जज हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, जिला के जज हैं जो उनकी नियुक्ति करते हैं। आपके ज़िला के अंदर जो भी जज बैठते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय करते हैं। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति ये नहीं करते। हाई कोर्ट के जो, जैसे मान लीजिए जो हमारी केरला के जो हाई कोर्ट है, या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट है, TBN राधाकृष्णन जी है, इधर जो है आपके जो केरला के S मणिकुमार जी है, TBN राधाकृष्णन जी है, तो उनकी नियुक्ति करते तो राष्ट्रपति महोदय हैं, लेकिन यहाँ पे जो राज्यपाल महोदय हैं वो क्या देते हैं, सलाह देते हैं, उनकी सलाह पर ही नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों में क्या क्या आते हैं, विधायी शक्तियों में क्या क्या है, विधानसभा के जो भी सत्र हैं उन सत्र को बुलाना, विधानसभा के जितने भी सत्र हैं उन सत्र को बुलाना। सत्र का जैसे राष्ट्रपति महोदय सत्र का अवसान, सत्र का आहूत कर सकते हैं, वैसे इनके पास भी यही पावर है। किसी बिल को पारित अगर करना है तो इनके हस्ताक्षर के बिना कोई बिल पारित नहीं होगा, तो इनको हस्ताक्षर करने रहते हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। जैसे राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल जो हमारी राज्यसभा है वहाँ पे 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। विशेष अपने क्षेत्र में, जैसे कोई साहित्य के क्षेत्र में हो गया, जैसे कोई समाज सेवा के क्षेत्र में हो गया, जैसे कोई साइंस के क्षेत्र में हो गया, उस तरह से जो विधान परिषद है वहाँ पे राज्यपाल महोदय 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। और जो विधानसभाएं रहती है वहाँ पे एक आंग्ल भारतीय, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे लोकसभा में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं राष्ट्रपति महोदय, वो क्या करते हैं, 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वैसे ये 1 सदस्य को आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं। किसमें, विधानसभा में। वित्तीय शक्तियों में क्या है, धन विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानमंडल में जाता है। ये इनकी वित्तीय शक्ति हैं, क्योंकि किसी भी राज्य में या फिर केंद्र में अगर इम्पोर्टेंट होता है तो धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये सीधा आपके खजाने पर हाथ डालता है। तो इसमें क्या होता है, विधानमंडल में ये तभी जाता है जब इस पर राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बजट की स्वीकृति दी हुई है, आकस्मिक निधि, और दो चीज़ें हो रहा है। बजट की स्वीकृति, अगर किसी भी राज्य में बजट निकालेगा तो वहाँ पे जो स्वीकृति है वो राज्यपाल पहले स्वीकृति देंगे, उनकी स्वीकृति राज्यपाल की ली जाएगी, उसके बाद ही आपका जो बजट है उसको किया जाएगा। आकस्मिक निधि से रिलेशन ये है कि मान लीजिए ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे अभी कोरोना की इमरजेंसी आ रही है, तो इस तरह की कोई इमरजेंसी, मान लीजिए कोई बाढ़ आ गया, कोई सूखा पड़ गया, तो इस इमरजेंसी के लिए राज्यपाल स्वयं के विवेक पर, जो राज्यपाल महोदय हैं वो स्वयं के विवेक पर एक आकस्मिक निधि के लिए एक वो बना लेते हैं। जैसे हम घरों में हमारा या तो बीमा करवा देते हैं, या बहुत से लोग जैसे गुल्लक टाइप में पैसे इकट्ठे रखते हैं, तो उस तरह से आकस्मिक निधि एक हमारे कोई भी अगर इमरजेंसी आती है उसके लिए हमारा काम करने के लिए एक संस्था बन जाती है। तो वो हमारे भविष्य में होने वाली कोई ऐसी परिस्थिति को
सामना करने के लिए होती है। अब आती है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो न्यायिक शक्तियाँ में है क्षमादान, जो अनुच्छेद 161 में सबसे पहले हमने पढ़ा था। जो मृत्युदंड है उसको तो माफ़ कर ही नहीं सकते, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब इनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी विधानसभा में कोई भी बिल आता है, विधानमंडल कहूँगा मैं, चाहे विधानसभा हो उसमें, चाहे विधान परिषद हो, तो विधानमंडल के अंदर, विधानमंडल में अगर कोई भी बिल आता है और उस बिल में राज्यपाल महोदय को ये लगता है कि ये बिल मुझे खुद नहीं लेना चाहिए या इसमें मैं असमर्थ हूँ या फिर मुझे सलाह लेनी चाहिए, तो ये क्या करते हैं, इस बिल को राष्ट्रपति महोदय के पास भेज सकते हैं। तो इनके पास ये वीटो पावर है। जैसे राष्ट्रपति महोदय के पास वीटो पावर क्या थी, पॉकेट वीटो थी, विलंबकारी वीटो थी, तो 3 तरह की उनके पास वीटो थी। इसी तरह जो हमारे राज्यपाल महोदय उनके पास एक वीटो पावर है, जिसमें ये क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर विधानमंडल में बिल आता है तो उस बिल को चाहें तो वो राष्ट्रपति महोदय के पास भेज सकते हैं। ये स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई भी आपका सुझाव हो या आपकी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करके मुझे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।